हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं जैव कृषि की समस्याएं। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ क्या है, मतलब किसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैव कृषि। इसकी अवधारणा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जैव कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके घटक कौन कौन से हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि जैव कृषि के फायदे क्या क्या हैं, क्यों सरकार भारत ही नहीं विश्व में हर जगह पर जैव कृषि को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि जैव कृषि के बहुत अधिक फायदे हैं, लेकिन फिर भी जैव कृषि का विस्तार उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो इसमें क्या ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके कारण से जैव कृषि का विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार भी बहुत ज्यादा इस पर जोर दे रही है, किसान भी चाहते हैं, कंज्यूमर भी चाहता है कि उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले, लेकिन फिर भी जैव कृषि का विस्तार जो है वो देश में या दुनिया में उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। तो आज हम लेंगे इस जैव कृषि की समस्याएं कि क्या समस्या आती है। क्योंकि हम जब खेती करते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है खाद और कीटनाशकों की। ठीक है, तो चूंकि रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, सरकार उस पर अनुदान भी देती है, तो किसान उसको आसानी से खरीद पाते हैं। लेकिन जैव कृषि को जब हम अपनाते हैं तो उसमें हम रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब प्योर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो उसमें 0% जैव खाद और जैव कीटनाशक हम प्रयोग मतलब उसमें रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल जैव खाद और जैव कीटनाशकों का ही प्रयोग उसमें किया जाता है। तो जब हम जैविक कृषि को अपनाते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि जितनी भूमि हमारे पास है उस संपूर्ण भूमि पर हम चाहें कि जैविक कृषि करें, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जितना जैव खाद हमको चाहिए वो और जैव कीटनाशक जो है उपलब्ध नहीं हो पाते। जैविक कृषि के लिए हमें जैव खाद की आवश्यकता होती है। यह जैव खाद जो है कई रूपों का में हो सकता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है, हरी खाद भी हो सकता है, फसल अवशिष्ट भी हो सकता है, जानवरों की गोबर भी हो सकती है, घरों का वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, उद्योगों का ठोस कचरा भी हो सकता है। परंतु ये ज्यादातर ये सारा सामान हम क्या करते हैं, जैव खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर जैव खाद जो होती है वो वर्मी कंपोस्ट से मिलती है या हरी खाद या फसल अवशेष के प्रयोग से प्राप्त होती है। जैव कीटनाशकों के रूप में हम प्रयोग करते हैं नीम, आक, धतूरा, पंचगव्य आदि का प्रयोग होता है। यदि समस्त कृषि भूमि पर जैविक कृषि लागू की जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो जैव खाद व जैव कीटनाशकों की उपलब्धता की आती है। मतलब हमें पर्याप्त मात्रा में ना तो जैव खाद मिलेगी और न ही जैव कीटनाशक। किसानों के सामने अब प्रश्न ये उठता है कि यदि वो जैव कृषि पूरी अपनी भूमि पर अपना ले तो उनको जैव खाद समय पर मिलेगा क्या, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा क्या, उचित कीमत पर मिलेगा क्या। मतलब उनके सामने ये समस्या रहती है कि यदि हमने जैव कृषि अपनी पूरी भूमि पर कर दी तो समय पर यदि जैव खाद नहीं मिला, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला और उचित कीमत पर नहीं मिला तो उन्हें फिर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। दूसरा जो है कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम होल्डिंग्स जो है वो स्मॉल होल्डिंग या मार्जिनल होल्डिंग्स है, मतलब छोटे और सीमांत किसान है हमारे पास ज्यादातर। तो उनको ये जैव खाद जो है रासायनिक खाद की तुलना में बहुत ज्यादा कठिनाई से प्राप्त होता है। बड़े किसान जो है वो किसी भी कीमत पर मिले वो उसको खरीद सकते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। लेकिन छोटे और सीमांत किसान जो होते हैं वो गरीब होते हैं और इन किसानों को जैव खाद या तो ये सुम बनाए या फिर उनको खरीदना पड़ता है। खरीदें तो बहुत महंगा मिलता है। तो इसलिए इनको ये समस्या आती है कि यदि समस्त कृषि भूमि पर हमने जैविक कृषि कर दी तो कहाँ से तो जैविक खाद मिलेगा, कहाँ से जैविक कीटनाशक मिलेंगे, और यदि ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो क्या होगा, भूमि में उत्पादकता जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। फिर आता है कि यदि किसी तरह इन समस्याओं से ऊपर होकर जैव खाद भी तैयार कर ली, जैव कीटनाशक भी तैयार कर लिया और जैविक कृषि कर ली, जैविक कृषि कर ली मतलब जैव प्रोडक्ट हमने पैदा कर लिए, तो उसके विपणन के लिए अब फिर जब पैदा किया है तो उसकी बिक्री के लिए उचित स्थान होना चाहिए। लेकिन बिक्री के लिए क्या है, उचित स्थान उपलब्ध नहीं है, जिससे जैविक कृषि के करने वाले किसानों को क्या करना पड़ता है, जो जनरल मार्केट है सामान्य बाजार में जहां पर केमिकल फार्मिंग से उत्पन्न पदार्थ बिकते हैं वहीं पर उनको अपने पदार्थ बेचने पड़ते हैं, जिससे उनको उचित कीमत नहीं मिल पाती है।
क्योंकि जैविक कृषि करने वाले किसानों को रासायनिक कृषि की तुलना में प्रारंभिक 3-4 वर्षों में उत्पादकता कम होने के कारण उनका उत्पादन भी कम होता है। किसानों को एक तरफ तो उत्पादन कम होता है इसलिए हानि होती है, दूसरी तरफ उनको ज्यादा कीमत नहीं मिल पाती है, उनको सामान्य बाजार में बेचना पड़ता है, तो उसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जैव उत्पाद है और कौन सा रासायनिक उत्पाद है, तो लोग जो है उसकी ज्यादा कीमत नहीं देते हैं। इससे किसानों को हानि होती है। इस कीमत के रूप में अतिरिक्त उत्पादकता, इसे कीमत के रूप में अतिरिक्त प्रीमियम देकर पूरा किया जा सकता है। उसका एक ऑप्शन ये है कि सरकार जो है, यदि उनको हानि हो रही है और कीमत कम मिल रही है तो सरकार उस कीमत को प्रीमियम देकर पूरा करे, परंतु अतिरिक्त कीमतों के रूप में लाभ नहीं मिलता जिससे उनको हानि होती है। अतः जैविक कृषि को अपनाने में जैव उत्पादों के विपणन की सुविधाओं की कमी, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम जो आती है कि यदि हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा भी कर लिया तो उसको बेचें कहाँ, उसको बेचने के लिए अलग से कोई मार्केट नहीं होता है। जैसे राजस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं है कि कहाँ पर बायो प्रोडक्ट, फिर इनको सर्टिफाई कराना पड़ता है, क्योंकि यदि आप जैविक कृषि कर रहे हो तो उसका गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, उनको प्रमाणीकरण करवाना होता है, तो उस प्रमाणीकरण का खर्चा भी बहुत आता है, जिससे छोटे और सीमांत किसान जो है हर 3 साल में उसको सर्टिफाई कराना पड़ता है कि कहीं वो रासायनिक चीज़ें तो शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसका जो खर्चा, प्रमाणीकरण का खर्चा भी, सर्टिफिकेशन का जो खर्चा है वो भी बहुत होता है। इसलिए किसानों को उनके विपणन का उचित स्थान नहीं मिल पाता है कि कहाँ पर वो उसको बेचें। अगला है आगतों की ऊंची लागत। जैविक कृषि के लिए जो आवश्यक जैव आगतें हैं, जैसे जैव खाद, जैव कीटनाशक आदि की कमी पाई जाती है, तो इसकी कमी होने के कारण रासायनिक खाद तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जैविक खाद बहुत मुश्किल से पड़ता है। इसको किसान स्वयं तैयार करते हैं, और इसको जो जैव खाद और जैव कीटनाशक है वो स्थानीय संसाधनों से तैयार किया जाता है, जिससे उसकी लागत अधिक आती है। जैसे वैसे तो क्या है कि यदि किसान प्रशिक्षित है, उसको आता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पशुएं हैं, तो वो आसानी से इस जैविक खाद को तैयार कर सकता है और जैव कीटनाशक बना सकता है। लेकिन चूंकि ज्यादातर किसानों के पास इतने पशु उपलब्ध नहीं है कि वो सारा जैविक खाद अपने आप बना ले, तो उसे खरीदना पड़ता है तो वो महंगा मिलता है, क्योंकि जो चीज़ आदमी खुद तैयार करता है उसको महंगा मिलता है, मशीनों से तैयार नहीं हो पा रहा है अभी, तो इसलिए क्या होता है, उनकी लागतें ऊंची होती हैं। वैसे तो यदि वो खुद ही रखे, क्योंकि हमने कहा कि जैविक कृषि जो है खेत, पशुपालन और घर तीनों का एक दूसरे पर निर्भरता है, तो ये सारी चीजें यदि वो घर में तैयार करते हैं तो उनकी लागत बहुत कम आती है, क्योंकि सारी चीजें उन्हें स्थानीय संसाधनों से प्राप्त हो गई। लेकिन यदि वो इसको नहीं तैयार कर पाते हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्थानीय संसाधन या कहें नहीं है, तो उनको बाजार से खरीदना पड़ता है, और बाजार से जब वो खरीदते हैं तो उसकी लागत जो है वो ज्यादा हो जाती है। वित्तीय सहायता का भाव। भारत जैसे विकासशील देशों को क्या है, विकसित देशों के बराबर आने के लिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर जैव कृषि के लिए अपने स्वयं के मानक निर्धारित करने पड़ेंगे। इस प्रकार के तंत्र को विकसित व लागू करने की लागत काफी अधिक आती है। इससे सर्वाधिक लागत जैव उत्पाद के प्रमाणीकरण की है, जिससे सक्षम अधिकारी या एजेंसियों के माध्यम से समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का समय, प्रकार व इनकी संख्या संबंधित एजेंसी के माध्यम से निर्धारित की जाती है। ये खर्चा छोटे व सीमांत किसानों को अत्यधिक भार लगता है। कहा ना कि जैसे बाजार जो है विपणन का उनको नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि अलग से हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए कोई मार्केट नहीं होता है हर जगह, तो उस तरह का मार्केट नहीं है, कोई मंडी नहीं है, तो उनको जनरल मार्केट में ले जाना पड़ता है, और फिर उनको हर 3 साल में ये सर्टिफाई कराना होता है कि वो लोग रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो केवल प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। उस सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है या वो बहुत ज़्यादा होती है, जो छोटे और सीमांत किसान जो है नहीं उठा पाते हैं। इसके साथ ही रासायनिक कृषि को जैविक कृषि में, जब हम पहले से बहुत टाइम से रासायनिक कृषि कर रहे हैं और अब हम तुरंत जैविक कृषि करने लगते हैं, तो शुरू के 2-3 सालों में, क्योंकि हमारी जो जमीन है वो रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से उर्वरता जो है उसकी कम हो रही है, मतलब धीरे धीरे वो उपजाऊपन खो रही है, उसमें जरूरी पोषक तत्व कम हो गए। तो जब हम खाद नहीं डालेंगे तो क्या होगा, उत्पादकता कम आएगी। 2-3 साल तक हमारी जो कृषि जो है वो उसको उत्पादकता उसमें कम होती जाएगी। परंतु किसान जो होता है वो इतना गरीब होता है कि वो इतने 2-3 साल तक जब उसका उत्पादन कम हो रहा है तो उसके लिए वो बहुत मतलब ज़्यादा
दिक्कत हो जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति और खराब होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर जैविक कृषि की जगह वो फिर रासायनिक कृषि करने लग जाते हैं, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है तो आय कम होगी, आय कम होगी तो उनकी, हमारे यहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, तो और ज़्यादा खराब होने लगती है और वो मजबूर होकर वापस ऑर्गेनिक कृषि, केमिकल फार्मिंग पे आ जाता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में यदि प्रारंभ में ही बड़ी मात्रा में रासायनिक कृषि को जैविक कृषि में बदल दिया जाएगा तो देश में क्या होगा, खाद्यान्न का भाव पैदा होगा। पहली समस्या तो ये आएगी कि यदि सारी कृषि को हमने रासायनिक कृषि से जैविक कृषि में बदल दिया तो क्या होगा, उत्पादन हम कह रहे हैं कि वो कम होगा तो खाद्यान्न की समस्या आ जाएगी। यह कभी लगभग 10-15% तक हो सकती है। जब कई वर्षों तक पूर्णतः रसायनों पर आधारित कृषि की जाती है तो भूमि में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जैविक कृषि अपनाने पर जैव खाद का प्रयोग करके भूमि में उर्वरा शक्ति को फिर से बढ़ाया जाता है, जिससे उत्पादकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। परंतु शुरू के टाइम में क्या होगा कि जब जैविक कृषि को हम अपनाना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, खाद्यान्न मतलब फसल की उत्पादकता कम होगी और इससे खाद्यान्न का अभाव भी पैदा हो सकता है, अनेक समस्याएं हो सकती हैं। अब है जागरूकता की कमी। राज्य में किसानों को जैविक कृषि के लाभों के बारे में और रासायनिक कृषि के दुष्प्रभाव के बारे में अस्पष्ट विचार है। मतलब अभी भी लोग, जो किसान जो हैं वो इस खेती के बारे में ज्यादा जागरूक नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि जैविक कृषि करने से क्या लाभ होगा, रासायनिक कृषि से क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं। जैव खाद व जैव कीटनाशकों के बारे में किसानों को जानकारी के अभाव के साथ साथ प्रयोग में लेने में भी कठिनाई आती है। जैविक कृषि अपनाने के लिए सर्वप्रथम किसानों को कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रतिस्थापनों की उपलब्धता और उपयोगिता के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। किसानों का वर्मी कंपोस्ट बनाने तथा जैव कीटनाशकों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैव खाद बनाने की तकनीक के बारे में उपयुक्त जानकारी नहीं होने के कारण उनका जो खाद है वो सही ढंग से नहीं बन पाता है, क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि जैव खाद कैसे बनाया जाए, तो सही नहीं बन पाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर पर सही समय में सही मात्रा में नमी का छिड़काव करना होता है। इसकी जानकारी के अभाव में केंचुए क्या होते हैं, मर जाते हैं और वर्मी कंपोस्ट नहीं बन पाता है। साथ ही किसानों को रासायनिक खाद व कीटनाशकों के दीर्घकालीन प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूकता करना होगा। और यदि किसानों को ये जानकारी दे दी जाए या किसान इस बारे में जागरूक हो जाएं कि यदि दीर्घ काल तक वो रसायनों का प्रयोग करेंगे तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होकर उत्पादकता भी कम हो सकती है और जमीन धीरे धीरे क्या हो सकती है, बंजर हो सकती है। तो यदि इस तरह से किसानों को जागरूक किया जाएगा तो किसान जो है वो जैविक खेती की तरफ चले जाएंगे। उपयुक्त कृषि नीति का अभाव। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कोई उपयुक्त कृषि नीति, मतलब अभी तक ऐसी कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाई है जिसमें कि वो ये प्रचार करे कि यदि जैविक कृषि को अपनाया जाता है तो भारत में खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता रहेगी, घरेलू निर्यात मांग को पूरा करने के लिए हम कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की कोई उपयुक्त कृषि नीति नहीं है। अगला है कि यदि हम जैविक कृषि को अपनाते हैं तो हो सकता है कि शुरू में क्या हो, खाद्यान्न की समस्या हो जाए, क्योंकि जैविक कृषि को अपनाने से यदि हमने रासायनिक कृषि को पूर्णतः जैविक कृषि में बदल दिया तो शुरू के 2-3 साल में क्या होगा, हमारे यहाँ पर खाद्यान्न की कमी आ सकती है, तो इससे खाद्यान्न में का अभाव हो सकता है। जैव खाद के उपयोग उपलब्धता में अंतर। जैव खाद मिट्टी में पोषक तत्व पहुंचाने का एक पुनर्उत्पादित स्रोत है। जैव पदार्थ के पुनर्चक्रण द्वारा पैदा किया जाता है, लेकिन जैव व्यर्थ का एक बड़ा भाग ईंधन व पशुओं के चारे के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी उपलब्धता में कमी आ जाती है, जिससे जैव खाद की मांग और उसकी पूर्ति के बीच एक बड़ा अंतराल पैदा हो सकता है, जिससे कि जैव कृषि के विस्तार में समस्या आती है। मतलब जैव खाद की जितनी मांग है और जितनी हमारे पास पूर्ति है उनके बीच में बड़ा गैप है, जिसके कारण से भी जैव कृषि को अपनाना मुश्किल है। अगला है जैव उत्पादों की श्रेष्ठता के वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि जैव उत्पाद जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक है।
यद्यपि जैव उत्पादों ने स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अपनी लाभदायकता सिद्ध कर दी है, हम जानते हैं कि रासायनिक कृषि उत्पाद की तुलना में जैव उत्पाद खाद्य व गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ है, परंतु इस संबंध में वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध नहीं किया गया, जिसके कारण से उपभोक्ताओं में इन उत्पादों के प्रति उत्साह नहीं देखा जाता। विकसित देशों तथा विकासशील देशों में उच्च वर्ग के द्वारा इनकी मांग की जाती है तथा उपभोक्ता क्या करते हैं, इसके लिए ऊंची कीमत देने को तैयार होते हैं। अतः जैव उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता अति आवश्यक है। मतलब जब तक यदि जैव उत्पाद पैदा भी हो गए और खरीदने वालों में, उपभोक्ताओं में उसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है, उसके गुणों के बारे में, उसकी लाभदायकता के बारे में, तो भी ऐसी स्थिति में भी जैव कृषि का विस्तार होना असंभव है। तो इस तरह से ये हुई हमारी जैविक कृषि को अपनाने में आने वाली समस्याएं। थैंक यू।